नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर। आज हम पढ़ने वाले हैं वॉइस। वॉइस चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे बोर्ड के एग्जाम्स हो, चाहे आपके स्कूल के एग्जाम्स हो, सबके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बच्चों वॉइस का। तो वॉइस के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं इसके बेसिक्स को, जीरो टू एडवांस की वॉइस है क्या। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। वॉइस जो है उसको हिंदी में वाच्य बोलते हैं। सुना है वाच्य नाम आपने? और वाच्यों की जहां तक बात करें, दो टाइप के वाच्य होते हैं। एक तो होता है कृत वाच्य, एक तो होता है कृत वाच्य, और दूसरा होता है कर्म वाच्य। दूसरा जो होता है वो होता है कर्म वाच्य। कृत वाच्य और कर्म वाच्य, ये दो प्रकार के आपके यहाँ पे वाच्य परिवर्तन होते हैं हिंदी की प्रॉब्लम अगर मैं बात करूं तो। और फिलहाल हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर वॉइस को पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है वो हिंदी लैंग्वेज का भी यहाँ पे आएगा। क्लियर है? बच्चों, वाच्य पता लगा आपको कि इंग्लिश में इसको वॉइस बोलते हैं। क्लियर है? अगर मैं वॉइस की बात करूं तो इसका इंग्लिश जो मीनिंग है, इंग्लिश जो मीनिंग है वो यहां पे रहेगा आवाज। क्या रहेगा? आवाज। वॉइस मींस आवाज। रेज योर वॉइस, अपनी आवाज को उठाओ। ठीक है? तो यहां पे वॉइस क्या है? आवाज है। कैसी आवाज है ये आपकी अपनी आवाज। आवाज कैसी है? आपकी अपनी आवाज है। आपकी अपनी आवाज है। ठीक है? ओके, आपकी अपनी आवाज है वॉइस। अब आपकी अपनी आवाज के अंदर होता क्या है? देखिए, कई बार जो है आपके कर्म को नजरअंदाज किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। कई बार इसको आपके कर्म को इग्नोर किया जाता है। किसके द्वारा? फैमिली मेंबर्स के द्वारा। किसके द्वारा? फैमिली मेंबर्स के द्वारा। किसके द्वारा? सोसाइटी के द्वारा। किसके द्वारा? सोसाइटी के द्वारा इग्नोर किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप घर में बहुत ज्यादा काम करते हो, ठीक है, जो भी हेल्प होती है वो करवाते हो, लेकिन जब आपके मम्मी पापा से आपकी इस बारे में बातचीत होती है तो आपकी मम्मी आपको यही कहती है सारा दिन बस खाना खाते पीते रहते हो, काम कुछ नहीं करना इस लड़के को। ठीक है? तुम कहते हो मम्मी ये भी किया था मैंने, तो वो भी किया था। तुमने कहा तो आपको क्या सुनाया जाता है कि तुम कुछ भी काम नहीं करते हो। अरे यस या नो? ऐसी सेंस में आपको अपनी आवाज को उठाना पड़ता है। आपको अपनी आवाज को उठाना पड़ता है। और कौन सा? वॉइस के टॉपिक का आपको ग्रामेटिकली सहारा लेना पड़ता है। ग्रामर सीखिए, लेकिन आम जिंदगी से ग्रामर को जोड़िए, ग्रामर बहुत आसान हो जाएगी। इसको महज इंग्लिश बुक तक, इंग्लिश ग्रामेटिकल सेट ऑफ रूल्स तक, यहां तक इसको लिमिटेड मत रहने दीजिए। इसको डेली लाइफ से कनेक्ट कीजिए। और डेली लाइफ से ये हमारा टॉपिक कनेक्ट होता है कि नहीं होता है? हम बहुत ज्यादा वॉइस का यूज करते हैं। किसके अंदर? हमारी आम जिंदगी के अंदर। अब देखिए, एक कृत वाच्य है मैं काम करता हूं। रोजाना सफाई करता हूं। मैं रोजाना सफाई करता हूं। ये आपका सेंटेंस है बच्चों। अब आपके सोसाइटी ने, आपके फैमिली मेंबर्स ने कहा तुम कुछ भी नहीं करते हो, निठल्ले हो, निकम्मे हो, तो तुम्हें कहना पड़ता है, क्या कहना पड़ता है? सफाई का काम। सफाई का काम रोजाना मेरे द्वारा ही किया जाता है। आया समझ में? मैं निठल्ला कैसे हुआ? फिर सफाई कौन करता है? सफाई का कार्य रोज मेरे द्वारा ही किया जाता है। और सफाई क्या था बच्चों? आपका कर्म था। सफाई क्या
मीन से करता, कर्त मीन से करता। और इंग्लिश की बात करूं तो कर्त मीन से सब्जेक्ट, और यहाँ कर्म की बात करूं तो कर्म मीन से ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, कर्म मीन्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट। एक बार कर्ता प्रधान है तो एक बार उसका कर्म प्रधान है। करने वाले की और उसके काम की हमेशा विजय होनी निश्चित होती है। क्लियर है? काम करने वाले की क्या होती है? विजय होती है। खोखली बातों में कुछ नहीं रखा होता। क्लियर है? तुम ये कहते हो सर आप कुछ नहीं पढ़ाते हो, मैं कहता हूं मैं बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाता हूं, लेकिन आपके पेरेंट्स या सोसाइटी कहती है सर आप कुछ भी नहीं करवाया आपने, तो मैं कहता हूं आर्टिकल मेरे चैनल पे देख लेना, ऑन कैमरा पढ़ा रखा है सारी चीजें। अरे आर्टिकल हो, मॉडल हो, वॉइस नरेशन हो, नॉन फाइनाइट हो, सब मेरे द्वारा पढ़ाया गया है। रे यस या नो? मैंने किसको प्रायोरिटी दी? अपने कर्म को प्रायोरिटी दी, और अपने कर्म को यहाँ कर्म वाच्य से पैसिव वॉइस के माध्यम से सर्वोपरि रखने की कोशिश की। आया समझ में? डेली लाइफ से कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? वास्तविक जिंदगी पे सटीक बैठता है कि नहीं बैठता? जी हाँ बैठता। क्लियर है? अब देखिए हिंदी में ये चीजें क्लियर है। वॉइस की जरूरत क्यों पड़ी ये बात आपको पता लग गई। सबसे पहले कोई टॉपिक सीखना है, कोई चीज सीखनी है तो तीन बातों का ध्यान रखें, क्या, कब, क्यों, कैसे। ये टॉपिक की जरूरत क्यों पड़ी पता लग गया, कब इस टॉपिक की आवश्यकता पड़ती है ये पता लग गया, और अब इस टॉपिक को बनाए कैसे ये हम आगे सीखेंगे। क्लियर है? तो अब चलते हम वॉइस के ऊपर डायरेक्टली। ये तो डायमेंशन था आपको समझाने का इस टॉपिक को, ठीक है। अब हम डायरेक्टली बात करेंगे ग्रामेटिकल रूल्स की। जहां तक वाक्य का सवाल है, वॉइस का सवाल है, वॉइस आपके दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसका जो पहला पार्ट है दुनिया जानती है, लेकिन हम क्या जानते हैं वो मायने रखता है। ठीक है, दुनिया जानती है एक्टिव और पैसिव वॉइस होते हैं, लेकिन दुनिया वो नहीं जानती थी जो इससे पहले हमने इस टॉपिक के बेस को समझा है, जो आम जिंदगी से इसको कनेक्ट करके देखा है। ऑन कैमरा ये बात कह रहा हूं, क्या ये बात झूठी थी या सत्य इस टॉपिक के ऊपर साबित होती है? बिल्कुल 100% सत्य साबित होती है। कई बार आप आपके काम को क्या काम करने के बावजूद भी आपको निठल्ला करार दिया जाता है, तब पैसिव वॉइस की जरूरत पड़ती है। क्लियर है? एक्टिव और नीचे वॉइस तो है ही, एक्टिव वॉइस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा पैसिव वॉइस। क्लियर है? ये कोई नई बात नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि वॉइस दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। क्लियर है? यहाँ पे क्या एक्टिव रहता है? एक्टिव मीन्स चुस्त दुरुस्त, और पैसिव मीन्स सुस्त। पैसिव मीन्स सुस्त। अब यहाँ पे एक्टिव रहेगा कौन? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कौन होता है बच्चों? डूअर ऑफ एक्शन। डूअर ऑफ एक्शन, काम को करने वाला कर्ता होगा। यहाँ पे फुल फ्लैश वो एक्टिव होगा, सबसे पहले नंबर पे आएगा इस सेंटेंस में। अरे यस या नो? सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी? सब्जेक्ट से होगी। अब सब्जेक्ट क्या होगा? डूअर ऑफ एक्शन होगा। एक्टिव होगा या नहीं होगा? एक्टिव होगा इस सेंटेंस के अंदर, सबसे पहले कर्ता की ही बात होगी। अब पैसिव वॉइस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे रहेगा ऑब्जेक्ट सबसे पहले। क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट। यहाँ कर्ता की बात नहीं होगी, सबसे पहले उसके कर्म की बात होगी। क्लियर है? यहाँ पे एक्टिव जो है, जो आपका सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट जो डूअर ऑफ एक्शन है वो लड़ेगा
प्राथमिकता से दिखाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे सब्जेक्ट से सेंटेंस की शुरुआत होगी, यहाँ से ऑब्जेक्ट यानी उसके कर्म से सेंटेंस की शुरुआत होगी। अब हम क्या सीख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हम सीख रहे हैं इसके बीच का ये मामला क्या है, इसके बीच की ये डील कैसी है। क्यों? क्योंकि एक्टिव से पेसिव बनेगी और पेसिव से एक्टिव बनेगी। यही इंग्लिश की साइकिल हमें सीखनी है। यही इंग्लिश के बीच का ये गैप जो है ना, यहाँ पे एक्टिव से पेसिव में कन्वर्जन कैसे हुआ और पेसिव से एक्टिव में कन्वर्जन कैसे हुआ, क्या हम यही सीख रहे हैं? जी हाँ, हम इस टॉपिक में यही सीख रहे हैं। एक सेंटेंस से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सेंटेंस है I go to school, I go to school। ये आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। जैसे मैंने बताया था, क्या था, डूअर ऑफ एक्शन जो सब्जेक्ट था वो आपका प्रिंसिपल रोल में था, वो आपका मेन रोल में था। सबसे पहले सब्जेक्ट आया तो यस या नो, हिंदी क्या आएगी? मैं स्कूले जाता हूं, मैं स्कूले जाता हूं। दुनिया कहती है तुम कहीं नहीं जाते हो, आवारा ऐसे ही घूमते हो। तो अब जो है पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को यहां सब्जेक्ट लेके आना पड़ेगा। तो स्कूल और इज गॉन, स्कूल इज गॉन टू बाय, और यहाँ पे आएगा मी हो जाएगा। स्कूल इज गॉन टू बाय मी। ठीक है, स्कूल किसके द्वारा जाया जाता है? मेरे द्वारा जाया जाता है। अब यहाँ पे मुद्दे की बात क्या बच्चों? मुद्दे की बात ये देखो, ये यहाँ पे जो इसका कर्म था पैसिव वॉइस में, मैंने क्या कहा था? कर्म से शुरुआत होगी और इसका कर्म जो है उसको यहाँ पे प्रिंसिपल रोल दिया गया है। क्लियर है? ठीक है, ओके। यहाँ पे क्रिया प्रधान है तो यहाँ पे कर्म प्रधान है। एक्टिव वॉइस में क्रिया प्रधान है तो यहाँ पे कर्म प्रधान है। इज दैट क्लियर? समझ में आया आपको अच्छे से कि एक्टिव और पैसिव वॉइस जो है उसके बीच में डिफरेंस क्या है? देयर इज अ ब्रॉड डेलाइट डिफरेंस बिटवीन दीज टू। एक्टिव वॉइस, इन द एक्टिव वॉइस सेंटेंस क्या रहेगा? verb remains a principal role, verbs remain in a principal role, and in object, in passive voice, sorry, object remain in a principal form. Is that clear? वहां कर्म प्रधान होगा पैसिव वॉइस में और एक्टिव वॉइस में कर्ता या क्रिया प्रधान होगी। क्लियर है? समझ में आया? दोनों के बीच का अंतर क्या है? आपसे कोई ये पूछ ले कि एक्टिव और पैसिव वॉइस के बीच में अंतर कहां रहेगा, तो क्लियर हो गया। अब पढ़ेंगे आगे कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के जनरल रूल्स क्या क्या हैं और क्या आपको टेंस का कन्वर्जन करना है, कैसे टेंस को तब्दील करना है। मैंने कहा था टेंस का टॉपिक पढ़ाते समय सब बच्चों को कि टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी डेली लाइफ से कनेक्टेड है, यानी आपको हर एक टॉपिक में उसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। कहा था मैंने। अब जो देखिए यहाँ पे अगर मैं वॉइस के टॉपिक की बात करूं तो जनरल रूल क्या क्या है, जनरल रूल क्या क्या है? देखिए जनरल रूल क्या क्या है। जनरल रूल नंबर 1 क्या है? ठीक है, जनरल रूल नंबर 1 क्या है? ब्लैक मार्कर लेके आओ एक बार, ठीक है, और इंक भी लेके आना, ठीक है। तब तक मैं इससे करवा रहा हूं। जनरल रूल क्या क्या है बच्चों? यहाँ पे शायद विजिबिलिटी की थोड़ी सी प्रॉब्लम है रेड मार्कर से, इसलिए अब ब्लैक मार्कर से इसको करेंगे। जनरल रूल क्या क्या है? तो जनरल रूल नंबर 1, थोड़ा या इसको साइज को बड़ा लिख रहा हूं। देखिए एक्टिव वॉइस एक तरफ है, एक्टिव वॉइस एवी और दूसरी तरफ रहेगा पैसिव वॉइस पीवी। क्लियर है? एक तरफ एक्टिव वॉइस और दूसरी तरफ है पैसिव वॉइस। ठीक है,
अब देखिए एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है यहाँ पे उसके अंदर और पैसिव वॉइस के अंदर जब जाएंगे तो चेंजेस क्या क्या रहेंगे, ये है आपके जनरल रूल क्या क्या रहेंगे एक्टिव वॉइस के अंदर और पैसिव वॉइस के अंदर। तो बच्चों क्या क्या रूल रहेंगे। नंबर 1, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में जाके हमेशा ऑब्जेक्ट में तब्दील हो जाएगा। सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। अब देखिए नंबर 2 क्या है, नंबर 2 क्या है, यहाँ पे इसका जो ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में जाके सब्जेक्ट में तब्दील हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, नंबर 3 चेंज ऑफ टेंस करनी है। क्या करनी है, चेंज ऑफ टेंस करना है। इसकी पूरी टेबल अभी आपको मैं करवाऊंगा, चेंज ऑफ टेंस रहेगा। उसके बाद नंबर 4 क्या रहेगा, बाय प्रीपोजिशन का यूज होगा। क्या होगा, बाय प्रीपोजिशन का यूज होगा। लेकिन 100% मैंडेटरी नहीं है कि सब सेंटेंस में ही बाय लगा दीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये वर्ब डिसाइड करेगी कि सेंटेंस के साथ बाय आएगा या नहीं आएगा। क्लियर है, ये कौन डिसाइड करेगा, वर्ब डिसाइड करेगी। कुछ वर्ब जो है अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन लेती हैं। क्लियर है बच्चों, कुछ वर्ब अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन लेती हैं, तो यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। कई बार आप ये बोल देते हो कि बाय लगेगा जी, बाय लगेगा, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं आप लोगों को बाय लगेगा, लेकिन औसतन 70 से लेकर 75% वर्ब्स के साथ बाय लगता है। लेकिन कुछ वर्ब ऐसी हैं जो किसको यूज करती हैं, जो बाय को फॉलो नहीं करेगी, उनके साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन लगेगी। उसी का एक एग्जांपल दे रहा हूं। कहना और करना दो अलग अलग बातें हैं। यहाँ पे नो है, नो जब भी आएगा इसके साथ टू लगेगा। ऐसे एग्जामिनर खासकर बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं, नो के साथ टू लगेगा। क्या गलती कर देंगे बच्चे, पूरा बनाना आता है, पूरा चेंज करना आता है, सिर्फ बाय लगा देंगे। ठीक है, सिर्फ बाय लगा देंगे और यही यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। क्लियर है, ऐसी एक ही बताई है मैंने, ऐसी तो बहुत सारी हैं। इसके ऊपर स्पेशल हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम थोड़ा सा जनरल रूल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। उसके बाद सेंटेंस में यहाँ पे जो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट जो चेंज होना है, इसमें चेंज ऑफ प्रोनाउन जो है, चेंज ऑफ प्रोनाउन, उसका भी यहाँ पे पूरा रोल रहेगा। चेंज ऑफ प्रोनाउन का क्या रहेगा, पूरा रोल रहेगा। चेंज ऑफ प्रोनाउन क्या होते हैं बच्चों, चेंज ऑफ प्रोनाउन में केस का चेंज होगा। किसका चेंज होगा, केस का। केस ऑफ नाउन का चेंज होगा। और केस ऑफ नाउन 3 प्रकार के चेंज होने हैं। पहला केस है बच्चों सब्जेक्टिव केस। कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस। और दूसरा जो केस होता है उसको बोलते हैं पॉजेसिव केस। कौन सा केस है, पॉजेसिव केस। और तीसरा कौन सा होता है, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, सब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्टिव केस, और यहाँ पे बीच में हमेशा पॉजेसिव केस आता है। क्लियर है, जैसे है आई, कौन सा केस हो गया, सब्जेक्टिव। माई कौन सा केस हो गया, पॉजेसिव। और मी कौन सा केस हो गया, ऑब्जेक्टिव। अब सेंटेंस में लास्ट में मी है, तो यहाँ पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और यहाँ पे आई है तो उस सेंटेंस में जाके क्या हो जाएगा, इधर पैसिव वॉइस में मी हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया ये आपको, नहीं आया, क्लियर हो गया। अब देखिए मैं आपको क्या करवा रहा हूं, चेंज ऑफ टेंस करवा रहा हूं। फिलहाल क्या करवा रहा हूं, चेंज ऑफ टेंस। जनरल रूल में आपको पता लगा क्या क्या करना है, उसके बाद मैं आपको ये करके भी दिखाऊंगा। ठीक है,
यहाँ पे हम वॉइस का टॉपिक पढ़ रहे हैं। आप मेरे साथ केएसएल इंग्लिश के ऊपर भी एक क्लास फिलहाल चल रही है YouTube चैनल के ऊपर, इसको सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पे आप ग्रामेटिकल वीडियो भी जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड होती है, साथ में बोर्ड एग्जाम, स्कूल एग्जाम, यानी आपकी लाइफ के अंदर इंग्लिश ग्रामर का जहां पे यूज होगा उस प्रकार की सभी यूजफुल वीडियोज यहाँ पे लगातार अपडेट होती रहती हैं। और फिलहाल हमारे इस क्लास में हम आगे पढ़ेंगे चेंज ऑफ टेंस के बारे में। तो चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस में एक तरफ क्या आएगा एक्टिव वॉइस और दूसरी तरफ क्या रहेगा पैसिव वॉइस। यानी एक्टिव वॉइस में क्या रहे तो क्या करना, पैसिव वॉइस में रहे तो क्या करना। अब एक्टिव वॉइस में जहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात होती है उसमें वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है और डू डज मोटो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है इनके साथ, फर्स्ट फॉर्म आती है। और इसको जब चेंज करेंगे तो इज, एम और आर, इज, एम और आर में चेंज हो जाएगा। अब जो वर्ब है यहाँ पे हमेशा याद रखना, ये भी जनरल रूल के अंदर ये बातें आती है, हमेशा एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय पैसिव वॉइस में V3 वर्ब का यूज होगा, यानी पास्ट पार्टिसिपल आपको लगाना पड़ेगा। ग्रामेटिकली V3 को क्या बोलते हैं बच्चों, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। जिन बच्चों को पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल का नहीं पता, उसमें जल्दी मेरे 1-2 दिन के अंदर ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। केएसएल इंग्लिश चैनल के ऊपर भी ये क्लासेस आने वाली हैं, तो वहां से भी आप सीख सकते हैं। V3 मतलब है पास्ट पार्टिसिपल, V1 प्रेजेंट, V2 पास्ट, V3 पास्ट पार्टिसिपल होता है। क्लियर है? तो V4 क्या रहेगा, V4 आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल रहेगा। क्लियर है? ओके। और V5 आपकी प्रेजेंट की फॉर्म में होती ही है। क्लियर है? उसके बाद यदि हम आगे पढ़ें इसमें तो इजमार प्लस V3 होगा, इजमार प्लस V3 का यूज होगा। क्लियर है? यहाँ पे क्या लगेगी V3। अब जो है आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है बच्चों, अब यहाँ पे हो मान लीजिए V2 हो, V2 पास्ट इंडेफिनिट में आएगी, डिड हो या फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है इनके साथ, फर्स्ट। तो यहाँ पे आगे क्या चेंज होगा, यहाँ पे वाज या वर और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में ये चेंज हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए विल हो या फिर शैल हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, ये जाके चेंज हो जाएंगे विल बी और या फिर शैल बी, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी वो यहाँ पे आगे थर्ड में चेंज हो जाएगी। दिख रहा है आपको, अच्छे से समझ में आ रहा है? उसके बाद ये आपके 1 2 3 टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट का कन्वर्जन और कन्वर्ट क्या किसमें क्या रहेगा पता लग गया। अब जो है नेक्स्ट टेंस कौन सा है आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, इज, एम, आर। यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म किसको कहते हैं, वी वर्ब प्लस आईएनजी लग जाए तो उसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। ये कैसे चेंज होगा, इज, एम और आर प्लस बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। क्लियर है? उसके बाद अब यहाँ पे मान लीजिए रहे वाज वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा वाज या फिर वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है? ओके, सॉरी बीइंग, यहाँ पे वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे हो विल बी, क्या हो, विल बी या शैल बी और प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो, तो यहाँ पे नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। उसकी पैसिव वॉइस यहाँ पे एज इट इज जो है कन्वर्जन में आएगी। मतलब सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट तो चेंज होगा लेकिन टेंस चेंज नहीं होगा। क्लियर है? समझ में आया यहाँ तक अच्छे से?
ठीक है। उसके बाद अब आगे क्या समझना है और आगे क्या आने वाला है इस टॉपिक के अंदर, देखिए बच्चों, अब मैं इसको यहां से क्लियर कर रहा हूं और इस टेबल को थोड़ा सा यहां इसकी तरफ लिख रहा हूं। तो यहाँ पे एक तरफ एक्टिव वॉइस एज इट इज रहेगा, एक तरफ पैसिव वॉइस। क्या सीख रहे हैं? चेंज ऑफ टेंस। तो चेंज ऑफ टेंस में अब आपका आ गया हैज या हैव, हैज या हैव प्लस V3 और यहाँ पे रहेगा आपका क्या रहेगा? हैज या हैव, हैज या हैव प्लस बीन, ठीक है, और प्लस V3। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे हो आपका हैड प्लस V3, तो यहाँ हो जाएगा हैड बीन प्लस V3। क्लियर है? अब यहाँ पे हो विल या शैल प्लस हैव और प्लस V3, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ आपका जाके चेंज हो जाएगा विल या फिर शैल, विल या शैल प्लस हैव और प्लस बीन और प्लस V3 में जाके ये कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे इनके इस प्रकार से कन्वर्जन यहाँ पे रहने वाले हैं। क्लियर है? उसके बाद अगर हम नीचे बात करें बच्चों, नीचे और इसको पढ़ें ध्यान से, तो क्या अब आपका रह गया यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। ठीक है, कोई भी यहाँ पे परिवर्तन नहीं रहेगा। ओके, ये मान लो तो फिल करो। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है आगे। अब आगे क्या रहने वाला है देखिए, उसके बाद रहेगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, उसमें भी नो चेंज। आगे क्या रहने वाला है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और उसमें भी नो चेंज। 12 में से कितने नो चेंज आए? 4। कितने आए? 4। कितने की एक्टिव से पैसिव वॉइस बदली? 8। कितने की? 8 की। बेसिक रूल और जनरल रूल फिर से पढ़ें तो क्या है? सबसे पहले एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने जा रहे हो, इस बात का ध्यान रखना है, सब्जेक्ट को चेंज कर देना है ऑब्जेक्ट में। ठीक है, उसके बाद देखिए एक मैं सेंटेंस यहां पे ले लेता हूं। ठीक है, उसके बाद सेंटेंस से पहले एक वो बात आपको बताने वाला हूं जो आपको हमेशा याद रखनी है। और जब मैंने नरेशन का टॉपिक पढ़ाया है तो ये बात बच्चों को बताई थी कि यहाँ पे जो नरेशन का टॉपिक होता है, कौन सा? नरेशन का, वो चलता है एनी सेंटेंस इज इक्वल टू अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में। समझा बात को? समझे आप अच्छे से? यानी कोई भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनानी हो, वहां पे सेंटेंस कोई भी हो, ऊपर नीचे आके तो अफर्मेटिव भी बनना है। क्लियर है? क्लियर है? लेकिन वॉइस में ऐसा नहीं होता। वॉइस का टॉपिक क्या कहता है कि एन सेंटेंस इज इक्वल टू सेंटेंस, जैसा सेंटेंस उसकी वैसी ही पैसिव वॉइस। अगर अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव बनाओ, नेगेटिव है तो नेगेटिव में बनाओ, इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव में बनाओ, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव है तो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में बनाओ, WH वर्ड है तो WH वर्ड में बनाओ, WH वर्ड प्लस नेगेटिव है तो WH वर्ड प्लस नेगेटिव में ही पैसिव वॉइस बनाओ। ये हमेशा याद रखना है। समझ में आया? क्लियर हुआ? मेन बात ये हमेशा दिमाग में रखना, सेंटेंस इज इक्वल टू सेंटेंस के फार्मूले पर चलता है वॉइस का टॉपिक और नरेशन का टॉपिक चलता है एनी सेंटेंस इज इक्वल टू अफर्मेटिव सेंटेंस। क्लियर हुआ? वहां की टेंस की टेबल अलग है। वहां की टेंस की टेबल क्या कहती है कि प्रेजेंट जो है उसका पास्ट लेके
किया हो, चाहे आपका वहां पे डू डज है, डिड बन जाएगा, इज एम आर है, वन आवर बन जाएगा, हैज हैव है, हैड बन जाएगा, विल वुड बन गया, शैल शुड बन गया। अगर आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर भी पास्ट ही रहेगा, हैड प्लस V3 आ जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे आपका जो सेकंड नंबर पे रहने वाला है क्या, वाज या वर। तो वाज या वर जो रहने वाला है उसमें क्या, हैड बीन हो जाएगा, यानी पास्ट है परफेक्ट कंटीन्यूअस में उसका चेंज हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ क्या कहता है, यहाँ सेंटेंस सेंटेंस इज इक्वल टू सेंटेंस है, यहाँ पे टेंस इज इक्वल टू टेंस ही है, टेंस इज इक्वल टू टेंस ही है। और वहां पे क्या था, एनी टेंस इज इक्वल टू पास्ट टेंस। अब एनी सेंटेंस इज इक्वल टू अफर्मेटिव सेंटेंस, नरेशन ये कहता है और वॉइस कहता है सेंटेंस इज इक्वल टू सेंटेंस एंड टेंस इज इक्वल टू टेंस। बस ये बात ध्यान में रखनी है। देखिए मोस्ट प्रोबब्ली गलती कहां करते हैं बच्चे, ऐसी बात नहीं है कि बच्चे सीखने का प्रयास नहीं करते, ऐसी बात नहीं है कि बच्चे पढ़ने की कोशिश नहीं करते, ऐसा भी कोई बेवकूफ नहीं है कि जानबूझ के अपने नंबर उठवा ले, नंबर कटवा ले, ऐसा इस दुनिया में कोई बेवकूफ नहीं है। गलती क्या करते हैं, वॉइस और नरेशन के टॉपिक के रूल जो है वो एक दूसरे के मिक्सचर अप्लाई करने लग जाते हैं। कई बच्चे नरेशन के रूल वॉइस पे लगा देते हैं, चेंज ऑफ टेंस की मैं बात करूं, और वॉइस के रूल नरेशन पे लगा देते हैं। क्लियर है? ओके। अगर आप दही में, अगर आप दूध में लस्सी मिलाओगे तो माय डियर फटेगी ही फटेगी। अरे यस या नो? अगर दूध में दही मिलाओगे तो फटेगी ही फटेगी। वैसी ही बात है, अगर आप नरेशन के टॉपिक में वॉइस के रूल मिलाओगे तो नंबर कटेंगे ही कटेंगे, और अगर वॉइस के रूल में नरेशन के रूल लगा रहे हो तो भी कटेंगे ही कटेंगे। यहाँ है वो बिफोर में, यस्टरडे, प्रीवियस डे में, ऐसा कोई फंडा नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, एज इट इज उसको रखिए। क्लियर है? क्योंकि इसके जनरल रूल्स बड़े ही सिंपल हैं। सब्जेक्ट है उसको माय डियर ऑब्जेक्ट में बदल दो, उसके बाद चेंज ऑफ टेंस, जो पूरी शीट मैंने आपको करवाई, पूरा चार्ट करवाया, ये एज इट इज रहेगा। कोई भी सेंटेंस है वो उसी सेंटेंस में जाके बदला जाएगा। V3 जरूर लगाना है, पास्ट पार्टिसिपल का यूज जरूर करना है, बाय का यूज करना, लेकिन सब में नहीं करना क्योंकि वो फिक्स वर्ब है, अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन को लेती है। लेकिन 70% ऐसी वर्ब है जिनके साथ यूजुअली बाय ही लगेगा। क्लियर है? और उसके बाद केस जो है, केस ऑफ नाउन, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दो, ऑब्जेक्टिव केस लगा दो, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में जाके चेंज हो जाएगा। ठीक है? टेंस की बात करो, प्रेजेंट इंडेफिनिट था, अगले टेंस में खिसक गया। अरे यस या नो? प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में खिसक गया? अगले टेंस में, अगले टेंस में खिसक गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट जाके प्रेजेंट कंटीन्यूअस में चला गया, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटीन्यूअस में चला गया, फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर कंटीन्यूअस में चला, फ्यूचर कंटीन्यूअस में चला गया। अब फ्यूचर तो कंटीन्यूअस था, वो किसी में जा ही नहीं सकता। कैसे जाएगा? अरे कैसे जाएगा? आगे टेबल ही नहीं आती इसकी। उसके बाद अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं प्रेजेंट पर, आपकी प्रेजेंट कंटीन्यूअस की, प्रेजेंट कंटीन्यूअस जो है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस किसी में नहीं जा सकता, बीइंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए। अब पास्ट कंटीन्यूअस भी किसी में नहीं जा सकता क्योंकि ऑलरेडी चेंज होके आ गए हैं, तो V3 लगा दीजिए बीइंग लगा के, और फ्यूचर कंटीन्यूअस तो किसी में जाएगा ही नहीं, नो चेंज कर दीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट है, जगह है जाने के लिए, क्या? अगला पायदान प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट परफेक्ट जगह है जाने के लिए, अगला पायदान क्या? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। आप फ्यूचर परफेक्ट जगह है जाने के लिए, क्या? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस किस में जाएगा? भैया आगे टेंस ही नहीं है, जाएगी कहां? टेंस की सीरीज ही खत्म हो गई, किसी में नहीं जाएगा, बनेगा ही नहीं। ठीक है? उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, भैया जाएगा कहां? आगे सीरीज ही नहीं है, आगे सीढ़ियां ही नहीं है, जाएगा कहां?
और कोई धक्के से जाने की कोशिश करेगा, कोई इन सेंटेंसेस को धक्के से चेंज करने की कोशिश करेगा, अपना क्या जाता है, वही बात है, खुद के नंबर कटवाएगा। यस या नो? क्लियर सी बात है। आगे जब सीढ़ी ही नहीं है तो नीचे तो जमीन है, गिरना ही गिरना है, सीधी सी बात है। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आगे जाने की कोई सीढ़ी है ही नहीं, गिरेगा, मार्क्स कटेंगे, गलती करेगा तो भैया संभल के रहना, कुछ चेंज होना नहीं है। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी ऐसा ही है, आगे कोई सीढ़ी नहीं है जाने की, बस ठहर जाइए, केयरफुल रहिए, वापस आ जाइए वहां से लौट के, नहीं तो आप गिरोगे तो उसके भी कोई भी चेंजेस नहीं होनी। ठीक है, तो 4 टेंस के कोई चेंजेस नहीं होने, 8 टेंसेस के चेंजेस होने। क्लियर हो गया? समझ में आया यहां तक? अब मैं आपको सेंटेंसेस से डायरेक्ट ये अप्लाई करके और दिखा रहा हूं। ठीक है, मैं आपको 4-5 एग्जांपल्स दूंगा और उसके बाद ये सारी चीजें आज आपको क्लियर करनी अभी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी पहला जो सेंटेंस है अपना वो हम लेते हैं। अब हम लेंगे बिल्कुल रैंडम लेंगे, यानी ये नहीं हमें एक स्पेशली टेंस को टारगेट करके चलना। देखिए पहला सेंटेंस है हमारा, डिड ही रिटर्न फ्रॉम स्कूल, डिड ही रिटर्न फ्रॉम स्कूल। ठीक है, हाँ, डिड ही purchase school bag, did he purchase school bag? क्वेश्चन मार्क आएगा लास्ट में। उसके बाद दूसरे नंबर का सेंटेंस ये, हाँ, why has he turned out why has he, और आगे है why has he gone to Delhi, why has he gone to Delhi? उसके बाद नेक्स्ट है अगला जो सेंटेंस है वो है is he, और यहाँ पे आगे है is he walking in morning, is he walking in park, ये सेंटेंस है, ये 3 सेंटेंस है। इसको सॉल्यूशन करवाएं, करें इनका सॉल्यूशन। सो नंबर 1 देखिए, कौन सा सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस पूछा है, टेंस नहीं पूछा। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। डिड आ गया, किसमें जाके चेंज हो जाएगा? पास्ट कंटीन्यूअस में। पास्ट कंटीन्यूअस में क्या आता है? वाज या वर। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल बैग है, तो स्कूल बैग से पहले क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब स्कूल बैग सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है, तो लिख लीजिए वाज स्कूल बैग, स्कूल बैग। अब देखिए वाज स्कूल बैग आ गया, वर्ब आ गई, हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया। अगला प्लेस किसका है? वर्ब का है। यहाँ पे भी तो वर्ब है, ये नीचे आ जाएगी। अब इसकी थर्ड बन जाएगी, पास्ट पार्टिसिपल परचेज्ड हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखिए परचेज्ड। अब क्या लगाना है? बाय। अब बाय यहाँ पे ही है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम। क्या होता है? हिम। मैंने कहा था चेंज करना है इसको। और लास्ट में अब वहां पे ये रूल था भाई, एनी सेंटेंस इज इक्वल टू अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में लास्ट में फुल स्टॉप लगता है, लेकिन यहाँ पे एनी सेंटेंस इज इक्वल टू सेंटेंस। जो सेंटेंस आपने ऊपर था वही नीचे आएगा। तो ये क्वेश्चन मार्क कहां जाएगा भैया? क्वेश्चन मार्क भी तो इसी में रहेगा, तो ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लग गया। अब बच्चे ने पूरा ठीक कर दिया, लेकिन लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया,
तो टीचर के पास राइट है उसके नंबर काटने का। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये हुआ उस बच्चे को पूरी वॉइस की समझ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो लगेगा ही लगेगा। क्लियर हुआ? उसके बाद नंबर 2 है why has he gone to Delhi। ये हुआ आपका नंबर 2। ठीक है, अब इन सेंटेंसेस को सोल्व करने के बाद आज का ये लेक्चर हम यहीं पे खत्म करेंगे। लेकिन इस वॉइस के टॉपिक के सारे लेक्चर्स जो हैं आप तक पहुंचने वाले हैं। आप लोगों को मैं सिखाने वाला हूं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है, ओके, थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे तो बहुत आसानी से चीजें दिमाग में जाएंगी ही जाएंगी। और एक दिन पूरा समुंदर ही उतार दूंगा दिमाग के अंदर, तो फिर उस समुंदर में डूब के रह जाओगे, कोई फायदा नहीं है सीखने का। क्लियर है? सो यहाँ पे why has he gone to Delhi। तो यहाँ पे इस सेंटेंस को कैसे बनाया थे, देखिए बहुत आसान है बनाना। सबसे पहले why है, why तो भैया कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि WH वर्ड में अगर आप पैसिव वॉइस बनाएंगे स्ट्रक्चर ये कहता है सबसे पहले WH वर्ड ही आएगा। तो why का क्या लिख दीजिए, why आ जाएगा। अब देखिए आगे क्या करना है। अब यहाँ पे वर्ब के चेंजेस करने हैं। कौन सी वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब अगर जाए तो ये कौन सा टेंस हुआ बच्चों? कौन सा? पास्ट परफेक्ट है ये, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये। ठीक है, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट होता तो हेड आता प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती। थर्ड तो भैया इसमें भी है, कौन सी नई बात है, परफेक्ट कोई भी हो सब में थर्ड ही लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ, ये जाके किसमें तब्दील होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। वहां पे वर्ब चेंज थोड़ी ना होगी, हेल्पिंग वर्ब चेंज थोड़ी ना होगी, हैज हैव तो वहां पे भी रहेंगी, लेकिन क्या जुड़ जाएगा? बीन जुड़ जाएगा। ठीक है, तो हैज है, why हैज। अब यहाँ पे देखिए दिल्ली है, तो दिल्ली के अकॉर्डिंग यहाँ हैज ही आएगा क्योंकि ये सिंगुलर है, तो why हैज ही। ठीक है, why हैज ही। अब वो बीन लगाइए। ठीक है, why हैज दिल्ली, बिल्कुल यहाँ पे ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो यहाँ पे why हैज दिल्ली यहाँ पे आ जाएगा why हैज दिल्ली। और उसके बाद अब बच्चों क्या लगाना है? बी लगाना है। क्या लगाना है? बी। ठीक है,